ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश में रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 2025 के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटर बोर्ड की तरफ से जो हमारा सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, और केमिस्ट्री का भी हुआ है, इंग्लिश का भी हुआ है, तमाम सब्जेक्ट्स का हुआ है, तमाम फैकल्टीज़ के लिए। तो ये जो इंग्लिश है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स आप चाहे प्री इंजीनियरिंग के हैं, चाहे प्री मेडिकल के हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए, तमाम डिपार्टमेंट के लिए इंग्लिश, उर्दू, इस्लामी सेम तरह से रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये एक और कंपलसरी सब्जेक्ट है जो तमाम ही फैकल्टीज़ के अंदर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश उनमें से एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि क्या चीज़ें उसमें से छूटी हैं, क्या चीज़ें आएंगी। तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। तो वो तमाम स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 2025 में बोर्ड एग्जाम्स देंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश के, किसी भी फैकल्टी से उनका ताल्लुक हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको मैं पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बता दे रहा हूँ पूरा, बजाय इसके कि मैं वो सिलेबस ही यहाँ पर पूरा कॉपी कर दूँ। तो इंग्लिश में बेहतर ये होता है कि पैटर्न की सूरत में मैं आपको उसको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगी। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश हिंद बोर्ड के अंदर हमारे पास 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे का ही पेपर होता है। ठीक है, तो सारे पेपर 3 आवर्स के होते हैं सिवाय इस्लामियात के। ठीक है, बाकी सारे 3 आवर्स के हैं, और मार्क्स इसके 100 हैं। उर्दू और मैथ्स और इंग्लिश, इनकी थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी 100 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो बाकी सारी 85 की होती है। तो हमारे पास जो टाइम है 3 आवर्स का है, मार्क्स इसके 100 है, 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश का। ठीक है, उर्दू की तरह सेम 3 सेक्शंस पे ब्रेक होता है, तमाम ही सब्जेक्ट 3 सेक्शन में ब्रेक होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तमाम क्लासों में इस तरह से 3 सेक्शंस बनते हैं। ठीक है, सेक्शन ए एवरीबडी नोज कि ये हमारे पास MCQs होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब MCQs 20 MCQs आते हैं, और MCQs में किसी भी पेपर में MCQs में आपको पता है चॉइस नहीं होती है। 20 MCQs आते हैं और 20 के 20 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और हमारी शीट में अटैम्प्ट करने होंगे। जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हमारी शीट ही यूज़ की जाती है, उसी में बबल शीट के अंदर हम क्या करते हैं, आंसर्स को फिल करते हैं ABCD करके। ठीक है, तो सेक्शन ए में बेटा हमारे MCQs हैं, और MCQs आएंगे कहाँ से, चैप्टर से आ सकते हैं, पोम से आ सकते हैं, प्ले से आ सकते हैं MCQs, और ग्रामर से आ सकते हैं। इन 4 जगह से आ सकता है। हर चैप्टर, अच्छा हर एक पोम से नहीं आएगा, पोम से रिड्यूस है, तो चंद पोम से उनका मैं बता दूंगा जिनसे आएगा। तो जिनके क्वेश्चन आंसर आएंगे उन्हीं में से MCQs भी आएंगे। ठीक है, रिडक्शन के लिहाज से। तो और ग्रामर में सिर्फ एक ही चीज़ इसमें वो आस्क करते हैं, लाइक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आस्क करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज ट्रांजिटिव, या अगर एक सेंटेंस लिखा होता है और उसमें कहा जाता है कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव है। तो मैंने वर्ब के लेक्चर में, वैसे तो आपकी क्लासरूम में भी मैंने आपको बताया है, वरना ये एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब का। तो वो मेरी एक प्लेलिस्ट है इस नाम से, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के नाम से, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हुए सारे। उनमें से अगर आप वर्ब का टॉपिक अगर आप देख लेंगे तो आपको ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्लियर हो जाएगा। तो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो बेसिक ग्रामर के प्लेलिस्ट में मैं रखता हूँ उसको, बेसिक के ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या। तो मैं अभी उसकी फ़िलहाल डिटेल नहीं बताने वाला कि क्या चीज़ें, लेक्चर्स आपको उसके मिल जाते हैं। तो ग्रामर में ये पूछते हैं कि एक आपने देखा होगा 10 ईयर के अंदर के एक वर्ब लिखा होता है और पूछे जाते हैं ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो यहाँ फ्लाई इनट्रांजिटिव है, लेकिन आई टीच यू, यहाँ टीच जो है वो ट्रांजिटिव है। अब ऐसा क्यों है, तो ये तो ऐसी बात है, लेक्चर देखेंगे तो पता लगेगा। कितनी मुश्किल बात नहीं है, मैंने क्लासरूम में भी आपको समझा दिया। इसके बाद उसके बाद सेक्शन बी हमारे पास है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास होता है, और ये 40% ऑफ द कोर्स होता है आपका, मतलब वेटेज का 100 मार्क्स का, तो 40 नंबर का होता है ये। ठीक है, तो 40 मार्क्स का होता है ये, 40 नंबर का सेक्शन बी होता है, और उसमें 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर सवाल बेटा 4 नंबर का होता है। तो 4 10 40, 40 मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं, 40 नंबर का होता है पूरा ये। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो कन्फ्यूज़ करती है बच्चों को, वो ये जो लिखा हुआ होता है, ये चीज़ बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़ करती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। सेलेक्ट जो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन, चूँकि किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होता सवाई इंग्लिश के, कहते हैं कि सिलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन, हर सब सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। 10 तो करना है, लेकिन हर सब सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब इसमें क्या होता है बेटा, 4 सब सेक्शन बने होते हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4। अब हर सब सेक्शन में 4 4 4 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 4 द 16, 16 सवाल आते हैं टोटल। इन 16 क्वेश्चंस के अंदर आपको 10 करने होते हैं, 6 मतलब क्वेश्चंस आपके चॉइस में रहते हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर जगह से अटेम्प्ट करना है। सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। ठीक है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर सब सेक्शन से अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
अब इसका क्या मतलब है कि देखो 4 सबसेक्शंस हमारे पास है, सबसेक्शन 1 2 3 4, और आप इसमें 4 क्वेश्चन सब में डले होते हैं, तो 16 सवाल हैं, कोई 10 करने। अब कोई 10 कैसे करने, इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप इसमें ना आपको इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको पहले निशान लगाना पड़ेगा। आपको करना क्या है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे करना, इसमें ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर सेक्शन बी अटैम्प्ट करने के लिए आपको पहले टिक आउट करना पड़ता है कि आपको करना कौन कौन सा सवाल पहले। तो सबसे पहले आप हर जगह से 2-2 सवाल निकाल लेते हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो सर ऐसे तो सर 8 हो गए। अब देखो आपने ये वाली शर्त इनकी पूरी कर दी है कि 8 मतलब हर सबसेक्शन से कम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 2-2 आपने टिक कर दिए सबके। सर 2 और, अब वो कहाँ से करें, अब आपके पास फ्री विल है, अब आपके पास इंडिपेंडेंस है, आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, आप कहीं से भी कर लो। अब वो 2 सवाल कहीं से मुराद के, अब यहाँ से पूरा वो 2 कर लो, यहाँ से वो 2 कर लो, यहाँ से वो 2 कर लो, ये यहाँ से वो 2 कर लो, या एक यहाँ से कर लो, ये एक यहाँ से कर लो, ये एक यहाँ से कर लो, फिर आपकी मर्जी है। कम से कम 2 आपको हर जगह से करना है। बाकी सर जो 2 बच गया वो भी तो ही नहीं है कि वो 2 किसी एक ही जगह से करें, कोई एक यहाँ से और कोई एक कहीं और से भी कर सकते हैं। मतलब जो फ़र्ज़ है आप पर वो हर एक सब सेक्शन से 2-2 सवाल करना फ़र्ज़ है, बाकी 2 कहीं से भी करो, 8 हो जाए तो। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सबसेक्शन, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब आपको तो ऐसा क्यों किया गया ताकि हर एक सबसेक्शन को आप टच करो, वरना पहले सबसेक्शंस नहीं होते तो बच्चे शुरू के लाइन से कर देते थे, बाकी ग्रामर पूरा छोड़ देते थे या पूरा प्ले छोड़ देते थे। तो अब ऐसा है कि अब आप पूरा नहीं छोड़ सकते, आपको हर एक सबसेक्शन को टच करना पड़ेगा ताकि आपने बुक में हर एक उसको रीड किया है, पोर्शन को रीड किया है। इस मकसद के तहत उन्होंने इस तरह से ये बनाया है ताकि बच्चा ओवरऑल थॉरली बुक को पढ़े, ना कि सिर्फ वो एक ही चीज़ को पढ़ते रहे। समझ गया इसका क्या मकसद होता है। अब देखो सबसेक्शन 1 प्रोस में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल चैप्टर्स ऑफ प्रोस। प्रोस का कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, प्रोस के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन आंसर याद करना है। अच्छा, लेकिन पोम्स के अंदर क्या है, पोम्स के अंदर रिडक्शन है, सिर्फ 3 पोम्स आपको करना है, लूसी गिरे, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, सुर का होली। इसी के क्वेश्चन आंसर और इसी के एमसीक्यूज आएंगे बस। पोम्स में इनके अलावा जो पोम्स हैं, डोंट क्विट है, गुड टिम्बर है, इस तरह से द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, ओज़िमेंडियस है। ठीक है, तो ये जो पोम्स हमारे पास हैं ये सब हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म होने से मुराद कि ये हमारे रिड्यूस हो गए, सिर्फ ये 3 पोम्स बचे। सब सेक्शन 3 प्ले हमारे पास है, तो प्ले के जो 24 क्वेश्चन है वो सारे के सारे वैसे ही हैं, क्योंकि प्ले का सब सेक्शन भी आपका इंक्लूड होगा क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा अटैम्प्ट करना है आपको। तो इसके प्ले के मतलब द विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो प्ले है, उसके जो क्वेश्चन है बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में 24 क्वेश्चन है, उसकी तैयारी आप कर लेते हैं। फिर सब सेक्शन 4 है ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि 4 हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। उसके एक्टिव पैसिव आता है, नरेशन आता है, करेक्शन ऑफ एरर इन अ सेंटेंस आता है और डू एज डायरेक्टेड आता है। इन 4 में से आपको मिनिमम कोई 2 करने, पूरा 4 भी कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताता हूँ तरीका, वो तरीका याद रखें, अब तो और आसान हो गया है वो। आपको यहाँ से 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ग्रामर पोर्शन से, एक एक्टिव पैसिव करेंगे, एक नरेशन करेंगे, ये 2 आप नहीं करेंगे, ना ही आप करेक्शन ऑफ एरर करेंगे, ना डू एज डायरेक्टेड करेंगे। बस ये 2 अटैम्प्ट करेंगे जो आपने सीख लिया कि कैसे करना है। और बाकी प्ले के अंदर से पूरे 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, 4 यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली। इसमें सिर्फ 3 ही पोम बच गए, 3 ही पोम्स बच गए, तो यहाँ से भी 4 आराम से अटैम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको 4 नहीं करते, इसको 3 कर लेते हैं, 3 यहाँ से अटैम्प्ट कर लेते हैं और 3 यहाँ से अटैम्प्ट कर लेते हैं। और चूंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर है तो बहुत मुश्किल है कि जो याद किया हुआ वो आपका आ जाए, तो यहाँ से 2 ही अटैम्प्ट करेंगे। ये है सिंपल एक इंटेलिजेंट तरीका इस पेपर को सॉल्व करने का। ये सबसे ईजी ट्रिक है कि देखो 3 3 6 7 8 9 10 हो गए पूरे। ये नरेशन ऑफ वॉइस करना है, इसकी आपने 24 सवाल कर लिए तो 3 तो पक्का निकलना है, 4 भी निकल सकते हैं, लेकिन फिर 4 निकलेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उसमें। हमें तो 3 यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 पोम्स हैं तो एक तीनों से निकल गया हमारे पास, 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए, 2 आपको प्रोस से करना पड़ेगा, बस सिंपल आपके 10 सवाल हो गए। समझ में आ गई बात। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 3 करने हैं तो इन 3 पोम्स में से लाइक आपको एक पोम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप सारा कर लें अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ इसमें से आप क्या कर सकते हैं, आप चूँकि 2 क्वेश्चन करने हैं तो आप 2 चैप्टर ईजिली कोई भी लीव आउट कर सकते हैं अपने मर्जी से। कोई 2 चैप्टर पूरा आप छोड़ दें, उसके अंदर जो भी मर्जी आपको, जो मुश्किल चैप्टर लग रहा है प्रोस में से 2 चैप्टर आप छोड़ दें। हाँ एमसीक्यूज के लिए कर लें, क्योंकि यहाँ चॉइस नहीं है, बट क्वेश्चन आंसर छोड़ सकते हैं किसी 2 चैप्टर की। तो ये एक इंटेलिजेंट तरीका है मैक्सिमम मार्क्स को गेट करने के लिए। ठीक है, वरना आपकी मर्जी है, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बोर्ड वालों ने तो आपको मर्जी दी है, आप कहीं से भी करो, आपके ऊपर है। ठीक है, वो आप यहाँ से 4 कर लो, आपकी मर्जी, ये मेरी सजेशन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद
आगे इसको समझ में आ गया सबको सेक्शन बी। तो असल में कोर्स रिडक्शन सेक्शन बी के अंदर ही है, और सेक्शन बी में भी सिर्फ आप देख सकते थे पोम के अंदर ही, और कुछ भी कोर्स रिडक्शन नहीं, सिर्फ चंद पोम्स खत्म हुए, बाकी सारा पेपर वैसे ही एज इट इज़। इंग्लिश के अंदर तो मुझे कोई और चेंजिंग नहीं दिख रही इसके अंदर जो की गई है, ठीक है। कुछ पोम्स हटाया गया जो किसी भी तौर पे 25% शायद नहीं है कोर्स का, लेकिन उसी को हटाया गया। इसके बाद सेक्शन सी आ जाते हैं, लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अटैम्प्ट यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल 4। अच्छा, इसमें क्या होता है 40 नंबर का होता है ये, और आपको और 4 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं 1 2 3 4, और चारों अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी में कोई चॉइस नहीं होता, ऐसे ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होता, लेकिन हर सवाल के साथ और लगा हुआ होता है, तो उस लिहाज से चॉइस है, लेकिन और की तरह से चॉइस है, लेकिन ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी जाती। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन लिखा होता है, हर सवाल 10 नंबर का होता है, तो 4 क्वेश्चन करते हैं तो 40 नंबर हमारे पास बन जाते हैं, तो इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स। सबसे पहले सवाल होता है ऐसे लिखना होता है किसी एक टॉपिक पर, लेकिन ये ऐसे हमारे पास कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे होता है, जो वर्सेस के साथ लग के आता है, ठीक है, आपने देखा होगा। अब इसमें जो 5 टॉपिक्स हैं जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं कि ये 5 टॉपिक्स आप कर लें। क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल है, फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस हैं, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ है, इस तरह पेपर बुक वर्सेस ई बुक है, मतलब PDF जिसको हम कहते हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानी जहानत और मसनूई जहानत। तो ये कुछ मेरे लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने की नीड है। ये अच्छा, ये 5 करेंगे तो इनमें इंशाल्लाह इसमें से एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आप ये 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई एक 10 नंबर का आपके पास मिलेगा। 5 में ज़्यादा ही बच्चे तो बोलते हैं एक बताइए सर, लेकिन फिर मैं मना करता हूँ उनको कि नहीं, एक नहीं बताऊँगा, 2 नहीं बताऊँगा, 5 मैं रिस्क फैक्टर कोशिश करता हूँ कम से कम रखूँ किसी भी सवाल के अंदर, क्योंकि रिस्क लेके कभी पेपर में नहीं बैठे, कॉन्फिडेंस के साथ बैठा। एक बताऊँगा तो रिस्क रहेगा ही, इसलिए 5 कर लो तो उसमें तो आनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 उसके बाद हमारे पास है, लेकिन कुछ बच्चे तो 10-10 करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैं उनको मना करता हूँ। आप इतना भी मतलब इतना इंसान वो ना हो, इतना ज़्यादा जुनूनी ना हो कि 50-50 से याद कर रहे बैठ के, सर आ गया तो ऐसे तो यार पागल हो जाएगा इंसान, कितनी तैयारी करेगा। तो एक हद तक, ना बहुत कम करना चाहिए ना बहुत ज़्यादा, ना 1 ऐसे करो ना 10 ऐसे करो, 5 करो। जो 1 कर रहे हैं वो भी गलत करे, जो 10 कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, 5 करें, सिंपल एक एवरेज रहे थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 2 हमारे पास है ईमेल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा, इसमें ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस होता है। अच्छा, यहाँ पर भी चॉइस है, चूंकि 2 से 3 टॉपिक्स आपके पास गिवन होते हैं कि उसे एक टॉपिक पर करना होता है, तो वो भी चॉइसेस के साथ ही आ रही है आपके पास। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके पास चॉइस के साथ होते हैं, ईमेल करें या तो रिपोर्ट राइटिंग करें। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रिपोर्ट राइटिंग नहीं करते, मैं आपको कहता हूँ ईमेल राइटिंग करें आप, क्योंकि ईमेल राइटिंग में अब ईमेल 2 लोगों को लिखें, 2 में से कोई एक ईमेल आ सकता है। या तो ईमेल कहा जाएगा कि आप एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिखें या प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज लिखें, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखें या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखें। अब इनमें से कोई एक, अच्छा एक ही ईमेल आएगा और वही एक करना होगा। इसके लिए बेसिक तरीका क्या है कि मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया। इनका पैटर्न आपको जो है वो आपको मिल जाएगा, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया भी ईमेल राइटिंग के नाम से, इसका पूरा पैटर्न, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी क्लासरूम में तो मैंने बता ही दिया आप सबको, ठीक है। तो ये पैटर्न आप देख लेंगे तो आपका क्या होगा कि कुछ किसी भी टॉपिक पे आ जाए, मैं टॉपिक नहीं डाल रहा क्योंकि ईमेल के कई एक टॉपिक्स पॉसिबल होते हैं बनने के लिए, ठीक है। तो मैं टॉपिक्स नहीं बता रहा, अगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज को लिखना है तो फिर आप कोर्स रिवीजन के हवाले से उसको लिख सकते हैं, या एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उसमें शिरकत करने के लिए, या मोंजोदड़ो में विजिट करने के लिए, एक्सपो सेंटर में कोई एग्जीबिशन हो रहा है उसमें विजिट करने के लिए। न्यूज़पेपर के एडिटर को आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे टीवी में कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाएँ, वाटर शॉर्टेज, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक डाउन, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इनसैनिटरी कंडीशन, या रोड की वर्स्ट सिचुएशन हो गई, या फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गया, या गैस लोड शेडिंग हो गई, इस तरह के किसी भी इशूज़ पर आ सकता है। तो मतलब इतना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग आप खुद लिख दें। पैटर्न मैंने बता दी कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, बाकी तो ये हमारे 10 नंबर के इसमें हो जाएगा, ठीक है, इजीली। तो ये हमारे पास 10 मार्क्स का ही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 3 हमारे पास होता है कवरिंग लेटर प्लस CV। तो कवरिंग लेटर प्लस CV, तो और राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ गिवन इंसिडेंट, ये भी चॉइस के साथ आता है। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम नैरेटिव अकाउंट नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं ये वाला पोर्शन, कवरिंग लेटर प्लस CV। नैरेटिव इंसिडेंट में एक नैरेटिव ऐसे लिखना होता है किसी गिवन इंसिडेंट पर। अब ये बहुत टॉपिक हो सकते हैं और काफ़ी बड़ा, मतलब 3 पेज, 3.5, 3-4 पेज का लिखना होता है। उससे कहीं बेहतर है कि जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है वो कवरिंग लेटर और CV करे, तो ये हर कोई कर सकता है ईजिली। अच्छा, कवरिंग लेटर और CV दोनों करना पड़ता है। कवरिंग लेटर के 5 मार्क्स होते हैं और CV के 5 मार्क्स होते हैं। इसका भी ओवरऑल लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, कवरिंग लेटर और CV पर, बाकी आपकी क्लासरूम में भी मैंने आपको बता दिया।
अब इसमें कवरिंग लेटर भी लिखना होगा पहले, उसके बाद CV लिखनी होगी, दोनों के मिलाकर 10 नंबर हमारे पास होंगे। और ये जो किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, एक रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब एडवर्टीजमेंट गिवन होगी। अब जॉब एडवर्टीजमेंट में कोई इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी कवरिंग लेटर और CV लिखना पड़ेगा, जो मैंने इन डिटेल आपको क्लासरूम में समझा दिया है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर का आपका ये पोर्शन हो जाएगा। बच गया सिर्फ आखिरी के 10 नंबर। 90 मार्क्स का पेपर यहाँ तक हो चुका है आपका, 90 नंबर, ठीक है। बच गया आखिरी के 10 नंबर, वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। अब कॉम्प्रीहेंशन जैसे 9th और 10th में होता है अनसीन, तो फर्स्ट ईयर में भी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन होता है। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको इसके अंदर एक पैसेज दिया होता है, अ पैसेज इज गिवन टू यू, मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के साथ जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, और पैराग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चंस के हमें आंसर देने होते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर आपके पास जो है ना वो मौजूद होता है कहाँ पर, लाइक पैसेज के अंदर। हाँ, एक क्वेश्चन आता है इसका थोड़ा सा अलग टाइप का, ग्रामर बेस्ड आता है। अब वो क्या, इसमें क्या आता है, फर्स्ट ईयर में क्या आता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है वो देख लें कि रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। अब ये भी बड़ी आसान सी बात है, आई डोंट नो कि ये क्यों पूछा जाता है, इतनी आसान सी बात फर्स्ट ईयर के बच्चे से, लेकिन वो पूछते हैं कि वर्ब दिया होता है, पूछा जाता है बताओ ये रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में खास एक डिफरेंस होता है। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए ईडी लगाया जाता है, उनको रेगुलर केस में ईडी नहीं लगता, वो इरेगुलर वर्ब होता है। जैसे कि अगर मैं प्ले लिखता हूँ एग्जाम्पल में प्ले, अब प्ले क्या है, रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर वर्ब है, बताएं। रेगुलर है कि इरेगुलर है, प्ले रेगुलर है, चूंकि ईडी लगता है सेकंड फॉर्म में, प्लेड प्लेड, नहीं समझ में ये बात, ये तो बच्चे को ही पता है बेटा। सिंग क्या है, रेगुलर कि इरेगुलर, इरेगुलर, सिंग सैंग संग, इरेगुलर हो गया। इसी तरह से वॉश क्या है, रेगुलर कि इरेगुलर, रेगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही। इसी तरह से ईट क्या है, रेगुलर कि इरेगुलर, इरेगुलर है। इसी तरह से कट क्या है, रेगुलर कि इरेगुलर, हाँ इरेगुलर, मतलब ईडी तो नहीं लगता ना, तो इरेगुलर में ही आ गया ये, इरेगुलर। इसी तरह से आपका ब्रेक कौन सा है, रेगुलर कि इरेगुलर, इरेगुलर है, ठीक है। तो ये चीज़ बतानी होती है आपको, वर्ड्स लिखे गए होते हैं और बताना होता है बताओ ये वर्ब रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो ये आखिरी आपने देखा होगा, ये आखिरी क्वेश्चन आता है, तो वो कोई भी पैसेज से वर्ड निकाल लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ आइदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर। तो ये होता है, बाकी तो तब क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू द पैसेज ही होता है। तो ये सिंपल कॉम्प्रीहेंशन की कहानी है। 9th-10th में भी किया है, आपको पता है इसके घर से तैयारी करने की चीज़ नहीं होती है, ये एज इट इज़ एट द स्पॉट आपको उसको आंसर देना पड़ता है, क्योंकि पैसेज क्या आएगा कोई भी नहीं जानता है, और वो रिपीट भी नहीं होता है पैसेज, आपको तो 9th-10th में भी नहीं आता है, और फर्स्ट ईयर में भी न्यू ही पैसेज आता है, कोई ज़िंदगी में कभी आपने नहीं पढ़ा होता है वो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए बस, और आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गई बात सारी। तो जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि अबाउट इस 2025 में नेक्स्ट ईयर जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बोर्ड के, इसमें कोर्स में रिडक्शन मौजूद है, 25% आपका कोर्स रिड्यूस हो गया है, और वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के उसमें रिडक्शन किस तरह से है, तो बस इस हवाले से मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो रिड्यूस सिलेबस गवर्नमेंट ने जो दिया है, या जो लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो जारी किया है, इसके हवाले से एक बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो 25% कोर्स को रिड्यूस किया गया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। तो असल में रिड्यूस क्या हुआ है ये चीज़ नहीं बता रहा इसमें जो बोर्ड पर आपको चीज़ दिख रही है, तो जो तैयारी करनी है उस लिहाज से, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक इसके अंदर हमारे पास कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक एज इट इज़ आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 जो स्टेशोमेट्री है, चैप्टर 2 हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 3 हमारा है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, चैप्टर 4 हमारा है स्टेट ऑफ मैटर नंबर 1 गैसेस, चैप्टर 5 हमारा है स्टेट ऑफ मैटर नंबर 2 लिक्विड्स। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं, शुरू के 5 चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट ईयर के बुक के अकॉर्डिंग, उसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं है, वो आपको ओवरऑल पूरी तरह से थॉरोली आपको उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 में आगे मैंने लिख दिया नो रिडक्शन, मतलब कोई रिडक्शन नहीं है। अगरचे PDF के अंदर आप देखेंगे तो उसमें तो तस्करी नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर 6 से शुरू हो जा रहा है। तो वो जो शुरू में नोटिफिकेशन आई हुई उसमें लिखा हुआ है कि 1 to 5 चैप्टर तक जो है वो उसमें कोई रिडक्शन नहीं है। अब उसके बाद चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक
में कोर्स रिडक्शन है, मतलब कुछ टॉपिक्स को चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हैं 6 से लेकर 10 तक, इनमें कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है और कुछ टॉपिक्स को रखा गया है। तो जिन टॉपिक्स को रखा गया है तो ये सारे टॉपिक्स हैं कि सॉलिड्स में ये 3 टॉपिक हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये 3 टॉपिक्स हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये 4 टॉपिक्स पढ़ लें, चैप्टर 10 केमिकल काइनेटिक्स में 3 टॉपिक्स पढ़ लें, चैप्टर 10 सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में ये 3 टॉपिक्स आपको स्टडी करने। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी परेशान है कि ये टॉपिक कितने स्टडी करने, कहाँ से कहाँ तक, तो ये उन्होंने प्रॉपरली उसको एज आ हेडिंग वाइज उसको अरेंज किया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि ये सॉलिड्स की बात करते हैं चैप्टर 6, अभी 1, 2, 3 का मतलब ये टॉपिक नंबर 6.1, टॉपिक नंबर 6.2 और टॉपिक नंबर 6.3 जहाँ तक जा रहा है आपके बुक में वहाँ तक है। तो ये जो कि आपकी बुक में जो हेडिंग्स चलती है ना बेटा, तो वो पॉइंट वाइज होती हैं, 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे चल रही होती हैं। तो पॉइंट वाइज वो पूरा एक उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे पर अरेंज किया होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पॉइंट के अंदर दूसरे पॉइंट चल रहे हो, जैसे 6.2.1, 6.2.2 सब हेडिंग्स जो आ रही होती हैं, तो वो भी उसके अंदर फिर इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से देखना है कि सर ये चैप्टर 6 में ये टॉपिक्स कहाँ से कहाँ तक करना है, तो ये हेडिंग वाइज आपके पास पॉइंट के हिसाब से हो जाएगा। तो ये चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9 और 10 इनको आपको स्टडी करना है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। इनके अलावा जो चीज़ें वो रिड्यूस हो गई हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 टू चैप्टर 10, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमारे पास, इनको छोड़कर जो टॉपिक्स बोर्ड्स पर लिखे हैं, इनके अलावा बाकी टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हैं, वो आपको नहीं स्टडी करना है, ठीक है। सेम PDF में भी इसी तरह से मेंशन हुआ है, ठीक है। बट PDF अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट के जो चैप्टर है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, चैप्टर 11 है थर्मोकेमिस्ट्री और चैप्टर 12 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो 2 चैप्टर्स हैं 11, 12, अब ये क्या आगे मैंने लिखा है, इन दोनों के आगे कंप्लीटली रिड्यूस्ड, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं। मतलब ये चैप्टर टोटली आपको स्किप कर देना है, चैप्टर 11 और 12 से कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ये पूरी तरह से रिड्यूस है। सो सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो पूरी तरह से रिड्यूस हैं, अदरवाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट तैयारी करनी है, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक आपको जो टॉपिक्स मेंशन है उन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। अब वो किस तरह से स्टडी करना है, अब इसका सिंपल तो यही लॉजिक है कि आप ये पहले तो टॉपिक्स ऐसे बहुत कम हो गए, आप चाहे तो ओवरऑल ये तमाम टॉपिक्स को स्टडी कर लें, जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्टडी कर लें, जो टॉपिक्स यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखे हैं उनको आप स्टडी करें। तो इस हवाले से स्टडी की जा सकती है। अदरवाइज़ आप किसी जो है वो स्कीम ऑफ पेपर जब आता है तो सूरत में हम उसमें देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात सबको, क्लियर है ये चीज़, कोई मसला किसी को? नथिंग।